motion of an object is called force. ठीक है, फोर्स का ये भी डेफिनेशन हो सकता है और आपको बहुत इजीली याद रखना हो तो ये भी लिख सकते हो, पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स. ठीक है, पुश और पुल, जब भी कोई ऑब्जेक्ट को पुश करते हो तो या पुल करते हो तो उसको भी क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं. ठीक है, तो फोर्स के दो डेफिनेशन है, एक तो एक्सटर्नल इफेक्ट जिसके वजह से स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो जाए. ठीक है, मतलब ऐसे तो बहुत सारे डेफिनेशन हो सकते हैं. तो ये भी हो सकता है कि भाई एक्सटर्नल इफेक्ट ड्यू टू व्हिच देयर इज चेंज इन स्पीड ऑफ द बॉडी. कोई तो ये भी हो सकता है कि फोर्स वो नहीं है, फोर्स वो है जिससे डायरेक्शन चेंज हो जाए. फोर्स वो नहीं है, फोर्स वो है जिससे एक्सीलरेशन चेंज हो जाए. ठीक है, तो मतलब फोर्स के बहुत सारे इफेक्ट हैं. तो यहाँ पे हम क्या पढ़ते हैं, अब जरा हम देखते हैं कि व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स. ठीक है, बताओ चलो एक एक करके मुझे बताओ ये फोर्स के क्या क्या इफेक्ट्स, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स. ठीक है, चलो पहला इफेक्ट तो बताएगा मुझे फोर्स के क्या क्या इफेक्ट्स हैं. हाँ, पहला मैं एक भाई शेप चेंजेस. ठीक है, शेप चेंजेस, जैसे बलून है, बलून को आप फुलाते जा रहे हो, फुलाते जा रहे हो, फुलाते जा रहे हो, फोर्स लगाते जा रहे हो, लगाते जा रहे हो. एक टाइम ऐसा आएगा कि बलून पूरा भर जाएगा और फिर आप फोर्स लगाओगे तो बलून फूट जाएगा, तो उसका शेप चेंज हो जाएगा, इतना बड़ा बलून इतना हो जाएगा. ठीक है, तो शेप चेंज होता है. दूसरा क्या हो सकता है फोर्स से, स्पीड, चेंज पोजीशन, डायरेक्शन, डायरेक्शन चेंजेस. फिर ठीक है, एक्सीलरेशन, स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस. स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, स्टेट मतलब जो रुका हुआ है वो चलने लग सकता है और चलता हुआ ऑब्जेक्ट रुक सकता है. जैसे कि जब आप साइकिल पे पेडल मारते हो तो स्टेशनरी स्टेट से वो मोशन में आ जाती है और उसी साइकिल जो चल रही है उस पर आप ब्रेक मारते हो तो आपकी साइकिल रुक जाती है. मतलब ये कि फोर्स से पेडल मारना भी फोर्स है, ब्रेक मारना भी फोर्स है. तो एक फोर्स से आपका मोशन में आ जाती है साइकिल और दूसरे फोर्स से आपकी साइकिल रुक जाती है. तो चौथा चीज क्या है, स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस, ये भी हो सकता है चौथा. ओके, तो ये चार इफेक्ट तो मेरे सामने आ रहे हैं. और तुम बताओ मुझे, शेप चेंज होता है, साइज चेंज होती है, शेप चेंजेस. ठीक है, साइज ऑफ शेप चेंजेस, साइज भी चेंज हो सकती है, साइज चेंजेस. ठीक है, डायरेक्शन चेंजेस, स्पीड चेंजेस एंड स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस. तो ये कुछ इफेक्ट है अबाउट द फोर्स. ठीक है, तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फोर्स, मतलब एक्सटर्नल इफेक्ट ड्यू टू व्हिच देयर इज चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इसको बोलते हैं फोर्स. और इफेक्ट ऑफ फोर्स में क्या होता है कि भाई शेप चेंज हो जाता है, स्पीड चेंज हो जाती है, डायरेक्शन चेंज हो जाता है, शेप चेंज हो जाता है और स्टेट ऑफ मोशन भी चेंज हो जाता है. ठीक है, ओके, तो एक बार बोर्ड पे जो रखा है उसको एक बार पढ़ लो, तब तक मैं इसका स्क्रीनशॉट ले ले रहा हूँ. फिर हम टाइप्स ऑफ फोर्स पढ़ते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्स, वो हम पढ़ते हैं. एनी डाउट इसके अंदर? नो सर. दो मिनट का मैं स्क्रीनशॉट ले लूं. ठीक है, now two types of force. One is balanced force and another is unbalanced force. Okay, there are two types of force, balanced force and unbalanced force.
चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स, ठीक है। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो ये मेरी कार है, ठीक है, दिस इज माय कार। थोड़ी जीप जैसी है लेकिन कार है, मान लेते हैं, ठीक है, ये कार है। अब मेरी कार बंद हो जाती है, मतलब मेरी कार बारिश की वजह से इंजन में कोई प्रॉब्लम आया और कार खराब हो, ठीक है। अब मैं क्या बोलता हूँ कि चलो भाई क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स है उसमें से जो हट्टे कट्टे बॉयज है, वाओ 10 बच्चे आ जाते हैं। 10 बच्चे, आपको ये कार को धक्का मारना है और कार को यहाँ पे लेके जाना है, ठीक है, यहाँ पे लेके जाना है। ये क्या है भाई, ये है गैरेज। कार को धक्का मार के इधर लेके जाना है, इस डायरेक्शन में धक्का मारना है। तो मैं 4 बच्चों को लेके आता हूँ, हट्टे कट्टे 4 बच्चे होते हैं, 4 लड़के होते हैं, वो लेके आता हूँ। अब होता क्या है कि मैं गाड़ी में बैठ जाता हूँ, ठीक है, मैं गाड़ी में बैठ गया, गाड़ी पे से मैंने हैंड ब्रेक हटा दी, गाड़ी में से मैंने स्टीयरिंग पकड़ लिया, गाड़ी को न्यूट्रल में भी कर दिया, ठीक है। और मैं देख रहा हूँ कि 4 बच्चे जो है वो फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, 2 आगे से लगा रहे हैं, 2 पीछे से लगा रहे हैं, ठीक है। लेकिन मेरी गाड़ी जो है, मेरा जो व्हीकल है वो 1 इंच भी मूव नहीं हो रहा है, ठीक है। मैंने 4 बच्चों को बोला है, 4 बच्चों को बोला है, देखो बच्चों वो गैरेज, इस गैरेज पे आपको गाड़ी को धक्का मार के लेके जाना है, वहां पे हमको गाड़ी को रख देते हैं, ठीक है। 4 बच्चे गाड़ी को धक्का लगा रहे हैं लेकिन गाड़ी 1 इंच भी नहीं हिल रही। कोई बता सकता है क्यों? क्योंकि सब अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग जगह फोर्स लगा रहा है। धक्का मार रहे हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ी देर मैं भी शॉक हो गया कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। लेकिन जब मैं गाड़ी के बाहर दिखता हूँ तो क्या दिखता हूँ कि ये 2 बच्चे फोर्स इस तरफ लगा रहे हैं, ये डायरेक्शन में लगा रहे हैं, और ये 2 बच्चे फोर्स ये डायरेक्शन में लगा रहे हैं। अब आप खुद बताओ, डायरेक्शन देखो फोर्स का, एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, मान लो हर बच्चा, जैसे फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, अभी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जैसे टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं, डिस्टेंस को किलोमीटर में करते हैं, वैसे ही फोर्स को न्यूटन में करते हैं। तो मान लो एक बच्चा 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो यहाँ से 2 बच्चे कितना फोर्स लगाएंगे, 10 न्यूटन, 10 न्यूटन का फोर्स लगा है, ठीक है। अब ये बच्चे भी 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, यहाँ से भी 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। लेकिन हो क्या रहा है कि यहाँ से 10 न्यूटन का इस डायरेक्शन में लग रहा है और यहाँ पे 10 न्यूटन का इस डायरेक्शन में, मतलब एक दूसरे को वो नलीफाई कर लेते हैं, तो रिजल्ट क्या मिलता है, रिजल्ट इसका क्या आता है, 0। जीरो न्यूटन। रिजल्ट 0 क्यों आ रहा है, क्योंकि ये दोनों ने डायरेक्शन ही गलत चूज किया। इनपुट कितना है, इनपुट कितना है, तो भाई 10, ये लोग सारे बच्चे फोर्स लगा रहे हैं, सबके पसीने छूट रहे हैं, ठीक है, मेहनत सब बच्चे कर रहे हैं, लेकिन गाड़ी एक इंच भी नहीं। तो आप खुद सोचो कि बच्चों ने जो फोर्स लगाया, सबने लगाया, हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि बच्चों ने मेहनत नहीं की, बच्चों ने बहुत मेहनत की, लेकिन हुआ क्या कि बच्चों ने कौन सा फोर्स लगाया, बैलेंस फोर्स लगाया, ठीक है। 5 न्यूटन, 5 न्यूटन, 5 न्यूटन, 5 न्यूटन, टोटल 20 न्यूटन का फोर्स लगा, लेकिन डायरेक्शन क्या था, गलत था। तो इसीलिए मेरी गाड़ी 1 इंच भी नहीं हुई, ठीक है। इसका मतलब ये कि जो बैलेंस फोर्स होता है, बैलेंस फोर्स जो होता है उसका कभी भी रिजल्ट नहीं आता है, ठीक है। बैलेंस फोर्स का कभी भी रिजल्ट नहीं आएगा। तो इसके लिए बैलेंस फोर्स को डिफाइन कैसे करें, तो फोर्सेस अंडर हुज कंबाइंड इफेक्ट, ठीक है। यहाँ पे बैलेंस फोर्स है, मतलब एक से ज्यादा फोर्स तो लगने ही होगी, वरना तो वो अनबैलेंस हो जाएगा ना। अगर मान लो एक ही बच्चा गाड़ी को फोर्स लगा रहा है तो वो अनबैलेंस फोर्स हुआ, ठीक है। मतलब मुझे कम से कम 2 तो चाहिए ही फोर्स। इसके लिए मैंने डेफिनेशन में क्या लिखा है, फोर्सेस, प्लूरल वर्डिंग किया है, फोर्सेस अंडर हुज कंबाइंड इफेक्ट, फोर्सेस अंडर हुज कंबाइंड इफेक्ट there is no change, there is no change in state of
motion of an object, ठीक है, forces under whose combined effect there is no change in state of motion of an object is called, क्या बोलेंगे, is called balanced force, ठीक है, is called balanced force, ठीक है, forces under whose combined effect, ठीक है, जैसे बताया कि फोर्स हमेशा एक से ज्यादा ही होगी, ठीक है, फोर्स हमेशा एक से ज्यादा होंगे, इसके लिए वर्ड यूज किया है फोर्सेस अंडर whose combined effect there is no change in state of motion of an object, इसको कहा जाएगा बैलेंस फोर्स। और बताओ मुझे बैलेंस फोर्स का रिजल्ट क्या मिलेगा, क्या मिलेगा रिजल्ट, 0 मूवी नहीं होगा ऑब्जेक्ट ऑफ बैलेंस्ड फोर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, इज ऑलवेज 0, ठीक है, बैलेंस रिजल्ट ऑफ बैलेंस फोर्स इज ऑलवेज 0। वैसे ही अगला डेफिनेशन हम लेते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स का, अनबैलेंस्ड फोर्स का, ठीक है, अब मैं गाड़ी में से बाहर निकलता हूँ, ठीक है, एक एक बच्चे को कान पट्टे की देता हूँ और बोलता हूँ कैसे फोर्स लगा रहे, ऐसे फोर्स लगाने को बोला है, तुमको बोला था गैरेज तक पहुंचना है, सबसे पहले तो ये दोनों नमूनों को एक एक देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये दोनों के दोनों उस तरफ डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, और जब मैं उनको एक के दोनों को पीटता हूँ, पीटने के बाद अब देखो उनका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ठीक है, अब जो है, ठीक है, ये दोनों बच्चे तो आगे फोर्स लगा ही रहे थे, ठीक है, अब ये दोनों भी सुधर जाते हैं और ये दोनों भी आगे के डायरेक्शन में फोर्स लगाने लगते हैं, मतलब ये कि अब ये बच्चा भी 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, ये बच्चे भी 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, तो यहाँ पे 10 न्यूटन और 10 न्यूटन टोटल कितना हो जाता है, रिजल्ट कितना मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा 20 न्यूटन। इस बार रिजल्ट कितना मिलेगा 20, मतलब कि 0 तो नहीं मिलेगा, ठीक है, 0 तो नहीं मिलेगा, तो इसका मतलब अनबैलेंस फोर्स में क्या होता है कि हमारी जो गाड़ी है वो आगे चलने लगती है और कुछ ही टाइम के बाद हम गैरेज पे पहुंच जाते हैं, ठीक है, इसी समय गैरेज और 20 न्यूटन का फोर्स लगा, इसीलिए गाड़ी जो है वो धीरे धीरे पहुंच जाती है टुवर्ड्स द गैरेज, ठीक है, तो इसका मतलब अगर अनबैलेंस फोर्स को डिफाइन करना हो तो क्या होगा, तो भाई ये होगा कि भाई फोर्सेस क्या होगा, इसके ऊपर से डेफिनेशन बना लेते हैं, अपना भी बना लेते हैं कि फोर्सेस अंडर whose combined effect, forces under whose combined effect there is no change, यहाँ पे क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा, इसमें चेंज नहीं होता है, इसमें तो चेंज होता है ना, ठीक है, अच्छा इसमें मैं तो रहता ही, मेरा तो रह गया, मैंने इसको निकाल दिया, तो forces under whose combined effect there is change in state of motion, change in state of motion of an object is called, क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे अनबैलेंस्ड फोर्स Balanced force. ठीक है, अनबैलेंस फोर्स, और अनबैलेंस फोर्स का रिजल्ट क्या आएगा, तो रिजल्ट ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है, इज नॉन जीरो, ठीक है, अच्छा नॉन जीरो मैंने इसीलिए लिखा है क्योंकि ठिकाना नहीं ना कौन कितना फोर्स लगा रहा है, ठीक है, इसके लिए 0 नहीं आएगा, इसका 0 आएगा और इसका कुछ तो रिजल्ट मिलेगा, ठीक है, 5 न्यूटन 10 न्यूटन 15 न्यूटन डिपेंड किसने कितना फोर्स लगाया है, ठीक है, अभी पीछे वाला सर एक जन लगा तो नॉन अनबैलेंस्ड फोर्स का मिलेगा लेकिन 0 नहीं मिलेगा, ठीक है, दैट इज अनबैलेंस्ड फोर्स। किसी को डाउट है बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स, सर हाँ सर बोलो सर हाँ बोल, सर ये फोर्स नेगेटिव आ सकता है, फोर्स नेगेटिव आ सकता है ना, क्योंकि मान लो आगे वालों ने फोर्स ज्यादा लगाया पीछे वालों ने कम लगाया तो इस डायरेक्शन में जाएगा तो पॉजिटिव, लेकिन अगर आगे वाले ने इस तरफ ज्यादा लगाया और पीछे वाले ने कम दिया डायरेक्शन चेंज होगा तो फोर्स नेगेटिव हो जाएगा,
कम हो रहा है ऐसे से बोलो, और किसी को कोई डाउट है? No, sir. नो सर। अब गाड़ी को धक्का मारने बोला होगा तो कौन सा फोर्स लगाओगे तुम लोग? Unbalanced. अनबैलेंस। मम्मी को कुछ काम है घर पे, मम्मी बोलती है कि बेटा ऊपर से वो कुर्सी को नीचे ले आ, तो कौन सा फोर्स लगाओगे? Unbalanced. अनबैलेंस। Unbalanced. अनबैलेंस। Unbalanced. ओके, तो यहाँ पे देखो, जब तुम लोग के पास अगर टेक्स्ट बुक है तो टेक्स्ट बुक सबके पास है कि नहीं है? पेज नंबर 115 निकालो, पेज नंबर 115 निकालो और आपको 3 डायग्राम दिख रहे होंगे, 3 फिगर दिख रहे होंगे। 9.4 मिला, फिगर नंबर 9.4 मिला। Yes. ठीक है। Yes, sir. अब जो एरो है ना, एरो ब्लैक कलर का एरो है, ब्लॉक है, एक लड़का एक लड़की है और एक वुडन ब्लॉक है, 3 फिगर है। जो एरो है, एरो वो है आपका वैल्यू ऑफ फोर्स और उसका जो डायरेक्शन है उससे आपको पता चलेगा कि ये बैलेंस फोर्स है कि अनबैलेंस फोर्स। तो पहला डायग्राम देख के बताओ, ए वाला जो फिगर दिख रहा है तुमको, बताओ कौन सा फोर्स है? बैलेंस फोर्स है कि अनबैलेंस फोर्स है? Balanced. मतलब ये दोनों लड़का लड़की मेहनत कर रहे हैं। क्या लगता है, वुडन ब्लॉक 1 इंच भी हिलेगा कि नहीं हिलेगा? No. जो मान लेते हैं कि ऊपर से जो फोर्स लग रहा है, मान लेते हैं ऊपर से जो फोर्स लग रहा है वो 5 न्यूटन है, नीचे से जो फोर्स लग रहा है वो 5 न्यूटन है, तो 5 - 5 हो रहा है, इसीलिए आंसर क्या आ रहा है? 0। अब बी वाला फिगर देखो, वाले फिगर में एरो थोड़ा बड़ा, ऊपर भी और नीचे भी, लेकिन उसके बाद मुझे बताओ बी वाले बैलेंस है कि अनबैलेंस है? Balanced. ठीक है, भले मतलब क्या है कि बच्चे ने गांडों ने और मेहनत की, अब 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, ऊपर से 10 का लगाया, लेकिन उन्होंने नीचे से भी 10 का लगाया, तो 10 - 10 रिजल्ट क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। ठीक है। अब तीसरा फिगर देख के बताओ, सी वाला। Unbalanced. वुडन ब्लॉक पे फोर्स ज्यादा लग रहा है और वुडन ब्लॉक से जो फोर्स आता है वो कम लग रहा है। इसकी वजह से देखो, वुडन ब्लॉक के बाहर एक छोटा सा एरो दिया हुआ है, वो बताता है कि रिजल्ट कुछ मिला है। ठीक है, हमेशा याद रखना, अनबैलेंस का रिजल्ट कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। पहले 2 फिगर में रिजल्ट 0 मिल रहा था, ठीक है, क्योंकि वो बैलेंस फोर्स था, लेकिन जो तीसरा फिगर है, सी वाला फिगर है, उसमें ब्लॉक पे ज्यादा फोर्स लग रहा है और ब्लॉक से फोर्स कम आ रहा है। इसीलिए हमेशा याद रखना कि अनबैलेंस फोर्स का रिजल्ट कुछ तो आएगा, लेकिन 0 कभी नहीं आएगा। अगर 0 आएगा तो वो अनबैलेंस नहीं, वो कौन सा फोर्स है? बैलेंस फोर्स। ठीक है, चलो, अब किसी को कोई डाउट, किसी को कोई शंका, लघु शंका? चलो, अब हम आगे बढ़ते हैं। नो सर। अब आ रहा है न्यूटन का पहला कानून। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है, वो है न्यूटन। न्यूटन मतलब फोर्स का गॉडफादर। ठीक है, जिसने फोर्स की रिसर्च किया, फोर्स की खोज की, फोर्स में इतने सारे इन्वेंशन किए, मतलब फोर्स का गॉडफादर। पूरा नाम था सर आइजैक न्यूटन। ठीक है, और उन्होंने फोर्स के 3 लॉ बनाए हैं, जिसमें पहला लॉ आ रहा है फोर्स, न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन।
ये न्यूटन का पहला कानून। अब न्यूटन जो था मालूम है क्या बोलता था? न्यूटन जो बोलता था ना उस पर तुमको विश्वास ही नहीं होगा। तुम बोलोगे कि सर क्या चाय वाय पीनी है, ऐसी बातें करते। न्यूटन क्या बोलता था बताए कि अगर मान लो आप साइकिल चला रहे हो, ठीक है, मान लो आप साइकिल चला रहे हो, अभी के हालात में कैसा होता है कि अगर आप साइकिल चला रहे हो तो लगातार आपको पेडल मारना पड़ता है। जब आप पेडल मारना बंद कर देते हो तो थोड़ी देर तक तो साइकिल चलती है, लेकिन बाद में क्या होता है, साइकिल रुक जाती है। होता है सबके साथ ऐसा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, सब लोग साइकिल चलाते हैं, सब लोग पेडल मारते हैं। पेडल जब तक मारते हो तब तक साइकिल चलती है, फिर पेडल मारना बंद कर देते हो, धीमे धीमे साइकिल की स्पीड कम हो जाती है, फिर साइकिल रुक जाती है। लेकिन पता है न्यूटन क्या बोलता है? न्यूटन क्या बोलता है कि साइकिल चलानी है तो पेडल मारने की जरूरत ही नहीं। मतलब ये कि बिना पेडल मारे भी तुम्हारी साइकिल चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। ठीक है, ऐसा बोलता है और ये हम प्रूव भी करेंगे। तुम भी बोलोगे हाँ बात तो सही बोलता है। अभी भले हमको सुनने में थोड़ा अजीब लगता है कि ऐसा कैसे। तुम बोलोगे कि सर साइकिल में शायद बैटरी लगाई होगी, कोई बोलेगा साइकिल में इंजन होगा, पेट्रोल डाला होगा, डीजल डाला होगा, लेकिन कुछ नहीं, नॉर्मल साइकिल है। तुम्हारे पास जो साइकिल है पीछे से धक्का मार रहा होगा कोई। ठीक है, कोई धक्का नहीं मार रहा है, तुम अकेले साइकिल चला रहे हो। ठीक है, सब वही सिचुएशन नॉर्मल चला रहे हैं। तो स्लोप भी नहीं है, स्लोप भी नहीं है। ठीक है, लेकिन न्यूटन क्या बोलता है, एक बार आपने साइकिल को पेडल मार दिया, मान लो आपने एक बार पेडल मार दिया और आपकी साइकिल की स्पीड 20 या 30 किलोमीटर पर आवर पे पहुंच गई, उसके बाद आपकी साइकिल को आपको पेडल मारने की जरूरत नहीं है, वो 20 या 30 की स्पीड से जाती रहेगी, जाती रहेगी, जाती रहेगी, जाती रहेगी। ठीक है, मतलब ऐसा अजीब लगता है कि न्यूटन ऐसा क्यों बोलता है, और ऐसा बोलता तो है ही। हमको ये पढ़ना भी, लर्न भी करना है कि हाँ भाई न्यूटन सही बोलता है। चलो पहले न्यूटन का पहला लॉ समझ लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कंडीशंस क्या अप्लाई होनी चाहिए। ठीक है, न्यूटन ने क्या बोला कि जो बोला सही बोला, लेकिन कुछ कंडीशंस अप्लाई होनी चाहिए। ठीक है, जैसे सर ग्रेविटी की वजह से, वो सब हम देखते हैं, ग्रेविटी तो नहीं, लेकिन ग्रेविटी जैसा कुछ है उसके वजह से, एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं वो हम देखते हैं, थोड़ा सा सब्र रखो। ठीक है, मतलब न्यूटन जो था वो बेचारा सही तो बोलता था, लेकिन उसने क्या बोला कि कुछ कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए। जैसे एडवर्टाइजमेंट में नहीं देखते फेयर एंड लवली सिर्फ 4 हफ्तों में निकाल पाई। ठीक है, ऐसे बोलने के लिए बोलते हैं, लेकिन कंडीशन नीचे एकदम अलग से लिखा होता है कि कंडीशंस अप्लाई। ठीक है, तो वैसे ही न्यूटन के भी इस कायदे में कुछ कंडीशंस अप्लाई होती है। तो पहले तो न्यूटन का कायदा बोलता है कि वो ये बोलता है कि an object at rest will remain at rest. An object at rest will remain at rest or in motion will remain in motion. An object at rest मतलब जो ऑब्जेक्ट रुका हुआ है वो रुका हुआ ही रहेगा, और इन मोशन रिमेन इन मोशन मतलब जो मोशन में है वो मोशन में रहेगा, unless an unbalanced force acts on it. ठीक है, मतलब जब तक आप साइकिल चला रहे हो, आप मोशन में हो तो मोशन में रहोगे। ठीक है, मतलब आपकी साइकिल 20 की स्पीड से जा रही है तो 20 की स्पीड से जाती रहेगी, जाती रहेगी, जाती रहेगी। कब तक? जब तक उस पे अनबैलेंस फोर्स, मतलब कि जब तक आप ब्रेक ना मारो या जब तक आपको कोई ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स ना लगाए। ठीक है, तब तक ये चलता रहेगा। और अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो रेस्ट में ही रहेगा। ठीक है, जैसे ये पेन इधर पड़ी है तो पड़ी रहेगी जब तक मैं इस पे फोर्स ना लगाऊं। अब मैंने फोर्स लगाया तो देखो ये मोशन में आ गई। ठीक है, मतलब न्यूटन बहुत सिंपल भाषा में बोलता था और बहुत सही भी बोलता था कि जो ऑब्जेक्ट
रुका हुआ है वो रुका हुआ ही रहेगा, जो ऑब्जेक्ट मोशन में है वो मोशन में रहेगा, ठीक है, तब तक जब तक उस पे अनबैलेंस फोर्स ना रहे, ठीक है। बोलो एनी डाउट इसके अंदर? नो सर, सर फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा? No, sir. No, sir. ठीक है, तो ये तो था सर न्यूटन का फ्रिक्शनल पहला फोर्स सर एयर में कौन सा फोर्स होता है, मतलब अनबैलेंस। तो सर साइकिल रुकेगी नहीं सर, चलने कब बंद कर देते? वही तो देखने वाली बात है, वही सर तो फ्रिक्शनल देखने फोर्स हम्म, फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे क्या होता है, देखो न्यूटन क्या बोलता है कि अब हमारे साथ क्या होता है, हम लोग तो इतनी मेहनत करके साइकिल चलाते हैं, पेडल मारते हैं, लेकिन सारी साइकिल थोड़ी देर के बाद तो रुक ही जाती है। जो क्रिकेट खेलते हैं उनके साथ भी ऐसा ही होता है, ठीक है, अच्छा खासा खींच के शॉट मारते हैं, लेकिन बॉल साला बाउंड्री के पहले ही रुक जाता है, ठीक है। तो ये होता क्या है, अब होता ये है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आता है, जैसे जब हम साइकिल चला रहे हैं तो हमारा साइकिल का जो टायर है वो रोड के कांटेक्ट में आता है, जब हम बैट से बॉल को हिट करते हैं तो बॉल जो होता है वो ग्राउंड के कांटेक्ट में आता है। तो जो सरफेस होता है, मतलब कि क्रिकेट में ग्राउंड और हमारे साइकिल में रोड, जो सरफेस होता है वो एक ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स क्रिएट करता है, उस फोर्स को बोला जाता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स कहा जाता है। और ये होता ही है, अभी जैसे देखो मैं चल रहा हूँ क्योंकि इसीलिए चल पा रहा हूँ क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स है। अगर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होता ना तो हम में से कोई भी अपनी जगह पे खड़ा भी नहीं हो पाता, चलना तो बहुत दूर की बात है, हम खड़े भी नहीं हो पाते, ठीक है। तो फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से ही हमारा मोशन कैसा रहता है, कंट्रोल तरीके से रहता है। आज मैं बोर्ड पे लिख पा रहा हूँ फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से। तो न्यूटन क्या बोलता है कि अगर मान लो सरफेस में से आप फ्रिक्शन को हटा दो, अगर फ्रिक्शन चला जाए, फ्रिक्शन जीरो कर दो, जो पॉसिबल नहीं है लेकिन कभी कभी पॉसिबल हो जाता है, जब आपका पैर केले के छिलके पे गिरता है तो फ्रिक्शन उस टाइम पे जीरो हो जाता है। जब आप बर्फ पे जा रहे हो तो तब आपका फ्रिक्शन जीरो हो जाता है। तो आपने देखा होगा कि जो लोग बर्फ पे मूवमेंट करते हैं उनके जूते में इतने बड़े बड़े स्पाइक्स होते हैं कि नहीं होते? जो लोग क्रिकेटर्स होते हैं, फुटबॉलर्स होते Yes, हैं, sir. उनके जूते देखना उसमें भी इतने बड़े बड़े स्पाइक्स होते हैं। वो स्पाइक का काम यही होता है कि ताकि यस सर। जमीन से अपने आप को जोड़ के रखे, क्योंकि जैसे जमीन ने अगर फ्रिक्शनल फोर्स जीरो कर दिया तो हम स्लिप हो जाएंगे। तो न्यूटन यही बोलता है कि अगर आपको भी ऐसी साइकिल चलानी है जिसमें आप एक बार पेडल मारो फिर आपकी साइकिल रुकेगी नहीं, तो सरफेस कैसा होना चाहिए, फ्रिक्शन लेस होना चाहिए, ठीक है, फ्रिक्शन लेस सरफेस होना चाहिए। फ्रिक्शन लेस सरफेस होगा मतलब सरफेस आपको ऑपोजिट डायरेक्शन में बिल्कुल भी फोर्स नहीं देगा, और अगर फोर्स बिल्कुल भी नहीं देगा तो आपकी साइकिल चलती रहेगी और चलती रहेगी, ठीक है। सर जैसे स्लाइडिंग रोड ना, मतलब साइकिल चलाने की। तो इसीलिए जो स्मूथ सरफेस होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि कई बार हम लोग मार्बल पे गिर जाते हैं, ठीक है, मार्बल की टाइल्स होती है उस पे गिर जाते हैं, या जो विट्रिफाइड फ्लोरिंग होती है उस पे गिर जाते हैं, ठीक है, बर्फ पे स्लिप हो जाते हैं, गोबर पे स्लिप हो जाते हैं, ठीक है, कहीं पे पानी वानी गिरा हो तो उस पे स्लिप हो जाते हैं। तो जहाँ पे सरफेस स्मूथ होता है वहां पे फ्रिक्शन कम होता है, और जब फ्रिक्शन बहुत कम हो जाता है तो हम क्या हो जाते हैं, स्लिप हो जाते हैं। तो न्यूटन क्या बोलता है कि अगर आप सरफेस में से फ्रिक्शन को हटा दो, तो ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा और हमेशा मोशन में ही रहेगा। मतलब अगर मान लो बापू नगर या निकोल में कोई ऐसी सड़क बना दे विदाउट एनी फ्रिक्शन, तो उस सड़क पे आप एक बार पेडल मारोगे तो आपकी साइकिल कभी रुकेगी नहीं। इसके बारे में और चर्चा हम गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट में करेंगे। आज हम इतना ही करते हैं, ठीक है। कितना टाइम बाकी है, 1 मिनट बाकी है ना, तो आज हम इतना ही करते हैं, ठीक है। अब गैलीलियो की एक्सपेरिमेंट बहुत बड़ी है, मतलब हमारा आधा लेक्चर गैलीलियो में जाएगा, तो आज स्टार्ट नहीं हो पाएगी, तो हम नेक्स्ट टाइम करते हैं। अभी सब लोग न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन लर्न हो जाना चाहिए। अगले लेक्चर में मैं ओरली रैंडमली किसी को भी पूछूंगा कि भाई चलो
प्रथम बताओ न्यूटन फर्स्ट लॉ मोशन, तो आपको आना चाहिए। ठीक है, तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ मोशन लर्न कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके